नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। तो आज है 18 नवंबर। डिस्कस करेंगे आज के सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाली रैपिड सीरीज़ के बारे में। ये एग्जाम कार्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां आपको 35% के डिस्काउंट के साथ में मिल रही है। और अगर मेरे नाम का कोड यूज़ कर देंगे वेबसाइट पे तो आपको 35 + 10 यानी कि 10% और इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल डिस्काउंट हो गया आपका 45% का। 45% के डिस्काउंट के बाद में आपको ये जो किताब है जो 1200 कुछ रुपए की पड़ रही थी, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 684 रुपये मिल जाएंगी। अब बात आती है कि किताबों का कंटेंट कैसा है। तो आप क्या करेंगे कि चाहे अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे हमारी खुद की एग्जाम कार्ड की वेबसाइट हो, वहीं पर आपको साइड में कॉलम दिया हुआ है डाउनलोड पीडीएफ का। तब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उस पीडीएफ से आप इवेल्युएट कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या है कंटेंट की क्वालिटी, किस तरीके से इसको तैयार किया गया है और क्या क्या फैक्ट किस तरीके से उनको पेश किया गया है आपके सामने बुक में। तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने जिसमें आपसे बात की गई है, हाल ही में भारत और किस देश ने COP27 के साथ साथ लीड आईटी शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में से जो आपका करेक्ट ऑप्शंस है वो है स्वीडन, यानी कि किसने मेजबानी की है, तो स्वीडन ने की है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। देखिए, लीड आईटी का पूरा नाम अगर बात करोगे तो क्या है, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन। क्लियर है। अब एक ये भी है कि अगर मान लो ये कोई इनिशिएटिव है तो ये किस चीज पर केंद्रित है, तो आप ध्यान रखना ये कार्बन उत्सर्जन पर जो है ये केंद्रित है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मार्कर ठीक किया और ये गए। देखिए, पहल की बात करोगे तो इस पहल को सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में स्वीडन में भारत की सरकारों द्वारा, यानी स्वीडन और भारत दोनों की जो सरकारें हैं उन्होंने संयुक्त रूप से इसको जो है लॉन्च किया था। वर्ष 2023 तक स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो कम से कम 50% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोत करने का लक्ष्य है। ये कुछ लक्ष्य हैं जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं कार्बन उत्सर्जन को लेकर के और डिफरेंट कुछ और पहलुओं को लेकर के। तो वो उनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखते हैं कैसे। देखिए, यहाँ पे बात की गई है भारतीय रेलवे द्वारा वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्बन उत्सर्जन ईंधन सालाना 60 मिलियन टन कम करने का लक्ष्य है। यानी ऐसी उम्मीद है कि ऐसा किया जाएगा। देखो, एक्चुअली में क्या है कि कार्बन उत्सर्जन जो है जलवायु परिवर्तन में बहुत अहम रोल निभाता है। अब उस अहम रोल निभाता किस तरीके से, देखिए क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है, यानी कि मौसम आप देखते हैं कि बारिश का मौसम का जो क्राइटेरिया है या जो मानसून सीजन हम कहते हैं वो उससे आगे पीछे हो रहा है। कि मानसून सीजन है मान लीजिए आज, तो वो 2-3 दिन बाद वर्षा हो रही है, फिर वो काफ़ी तेज़ हो रही है, चलती रहती है। क्लाइमेट चेंज के ही ये परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर आप बात करोगे 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करना है, यानी कि और 2070 तक नेट जीरो कार्बन, यानी कार्बन का उत्सर्जन जो है उसको बिल्कुल जीरो करने का जो पर्पज है वो 2070 तक है। तो आप ध्यान रखना, ये सारा जो डेटा है ना जो मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है, इंडोनेशिया ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। तो आप जानते हैं भारत को इसकी जो जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो और ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आगे बात करेंगे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने डेट यहाँ पे दी हुई है 16 नवंबर 2022 को। कहाँ पर, तो बाली में। कितने, 2 दिवसीय। ठीक है, यानी 15 और 16 17वीं G20 शिखर सम्मेलन के समापन पर औपचारिक रूप से पीएम नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। क्लियर इतनी बात। भारत आधिकारिक तौर पर 1 सितंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। ठीक है, 1 दिसंबर है, सॉरी सितंबर नहीं है, दिसंबर है। क्लियर। आगे देखते हैं, 18वां G20 नेताओं का जो शिखर सम्मेलन है, ठीक है, 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होना है। तो ये एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे कोई सम्मेलन हो, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होने वाला है। आगे अगर बात करेंगे इसकी थीम G20 की क्या है 2023 वाले की, तो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर इसका थीम है, यानी कि विषय है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बात की गई है, हाल ही में डिजिटल शक्ति 4.0 को किसने शुरू किया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखने वाले हैं, इसकी जो स्टार्टिंग की है वो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई है। जानेंगे इसके बारे में कि ये क्या है। देखिए,
राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर स्पेस में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त और कौशल प्रदान करने के लिए डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की है। यानी इसका कौन सा एडिशन है, ये 4th एडिशन है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर बात करोगे तो इसकी स्थापना 1992 यानी कि 1992 में की गई थी और इसकी जो पहली अध्यक्ष थी वो जयंती पटनायक थी और वर्तमान अध्यक्ष की बात करोगे तो वो कौन है, रेखा शर्मा। एक एक पॉइंट जो है काफ़ी आपके लिए मैं कहूँगा महत्वपूर्ण है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखने वाले हैं। भारत के प्रमुख तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल का कौन सा संस्करण जो है अभी हाल ही में आयोजित किया गया है, तो आप ध्यान रखने वाले हैं वो 3रा संस्करण जो है आयोजित किया गया है। सबसे बड़े पेन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का जो है 3रा संस्करण 15 से 16 नवंबर 2022 तक 7516 किलोमीटर के समुद्र तट और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में किया गया था। आगे अगर देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पलानी मंदिर के स्कूलों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना लॉन्च की है। यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पलानी मंदिर के स्कूलों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना लॉन्च की है, तो आप ध्यान रखने वाले हैं तमिलनाडु। जो यहाँ के सीएम कौन है, MK स्टालिन। पलानी मंदिर द्वारा प्रबंधित 2 स्कूलों और 4 कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना लॉन्च की है। अगर देखिए आगे बात करेंगे तो इसे तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ निधि HRCE विभाग के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। आगे देखेंगे, किस राज्य सरकार और IH2A ने कोच्चि में कोच्चि ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने के लिए भागीदारी की है, तो आप ध्यान रखने वाले हैं केरल। कोच्चि जो है पड़ता कहाँ पे है, तो ये केरल में ही पड़ता है। जानेंगे इसके बारे में। KGH2 हब भारत में अपने मौजूदा स्वरूप और पैमाने में अपनी तरह का ये पहला है। ठीक है, तो ये स्टैटिक जी के कैसा पार्ट हो जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है, क्वेश्चन बनता है इस पे। जिसका संभावित जो पूंजीगत व्यय है वो 575 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। आगे की अगर बात करोगे, प्रस्ताव में 150 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 60 टन प्रतिदिन TPD हरित हाइड्रोजन संयंत्र के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जो गीगावाट पैमाने को प्राप्त करने के साथ साथ केरल में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है। आगे देखेंगे, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की जगह कब से GST विरोधी मुनाफाखोरी शिकायतों को संभालेगा, तो आप ध्यान रखना इस बात को, 1 दिसंबर 2022 से। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 1 दिसंबर 2022 से सभी माल और सेवा कर यानी कि GST मुनाफाखोरी विरोधी शिकायतों को संभालेगा। कारण है उसका, क्योंकि राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का जो है विस्तारित कार्यकाल 30 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। आगे की बात करेंगे तो राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण यानी NAA GST कानून की धारा 171A के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनुचित मुनाफाखोरी गतिविधियों की निगरानी के लिए नवंबर 2017 में NAA की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए अब प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करेंगे, CCI की। तो देखिए, कानून को लागू करने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत CCI का गठन किया गया था। इसकी अगर संरचना की हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 6 सदस्य इसमें जो है वो शामिल होते हैं। आगे की अगर बात करेंगे तो किस राज्य में 4 से 7 नवंबर के बीच तोखु एमोंग महोत्सव मनाया गया, तो आप ध्यान रखने वाले हैं ये जो महोत्सव मनाया गया है नागालैंड के द्वारा। जानेंगे आगे, नागालैंड ने नागालैंड की पक्षी विविधता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए तोखु अमोंग महोत्सव 9 दिवसीय कटाई के बाद उत्सव मनाया गया। यानी बेसिकली ये फसल की कटाई के बाद मनाया जाने वाला उत्सव है। ये कार्यक्रम जो है वोखा वन प्रभाग और मंडल प्रबंधन इकाई नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना वोखा और बर्ड काउंट इंडिया के सहयोग से आयोजित किया गया। यानी ये लोग बेसिकली इन्होंने क्या किया, इसमें भाग लिया है इतने लोगों ने। उद्देश्य की अगर बात करोगे तो अविश्वसनीय पक्षी विविधता को पहचानना और नागालैंड के खतरे वाले आवासों पर ध्यान आकर्षित करना है।
वहीं आगे और देखा जाए तो नागालैंड भारत में सबसे जैविक रूप से विविध और महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है, जो इंडो पलायन वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित है। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की अगर बात करोगे तो शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त यानी कि UNHCR की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने मिलियन लोग जबरन विस्थापित किए गए हैं। तो आप ध्यान रखने वाले हैं 103 मिलियन लोग जो हैं ये जबरन विस्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र के लिए यानी कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR द्वारा जारी 2022 मिड ईयर ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में जबरन विस्थापित लोगों की संख्या 103 मिलियन की गई थी। आगे अगर देखोगे आप तो 2021 के अंत की तुलना में 2022 में जबरन विस्थापित लोगों की संख्या में 15% यानी 13.6 मिलियन से अधिक वृद्धि हुई है। आगे अगर देखोगे तो यह 1979 से 80 के बाद के वर्षों के बीच सबसे बड़ी आनुपातिक वृद्धि है, ये भी ध्यान रखने वाले हो आप। आगे प्रमुख पुरस्कार में है हाल ही में किसे डैमिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो आप ध्यान रखना लक्ष्मी नारायण गणेश जी को जो है इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन है ये? तो राड़े समूह के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, कुल गुणवत्ता प्रबंधन के लिए वितरण और प्रचार, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए और संवर्धन के लिए ये जो जापानी प्रतिष्ठित डैमिंग विशिष्ट सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये सम्मान पाने वाले ये तीसरे भारतीय हैं और दुनिया के ये 5वें व्यक्ति हैं। डैमिंग पुरस्कार जापानीज यूनियन ऑफ साइंटिस्ट्स की अगर आप बात करोगे इंजीनियर्स की, तो इनके द्वारा इसको जो है प्रदान किया जाता है। डैमिंग पुरस्कार अवार्ड समारोह में 14 नवंबर 2022 को जापान के टोक्यो में कीडनरिन कैका में आयोजित हुआ है। देखिए, अब मैं आपको पता है डेली आपको मैं रिवीजन भी कराता हूँ वो सारे क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो एक बार देखते हैं इनको। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो है ये कब मनाया गया? तो आप ध्यान रखना 16 नवंबर को। हाल ही में किसे सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो विवेक जोशी। आगे, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। अगला है हाल ही में महिला स्वयं सहायता समूहों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो भोपाल में। आगे, हाल ही में किसने बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आप ध्यान रखना ऐसा हैदराबाद में हुआ है। आगे, हाल ही में किस देश में पहला बिली जीन किंग कप जीता? तो स्विट्जरलैंड विल बी द करेक्ट आंसर। आगे, हाल ही में $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी है? तो आप ध्यान रखना अमेज़न। आगे प्रश्न है हाल ही में राखी गुप्ता भंडारी ने किस राज्य के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला है? तो पंजाब। आगे ध्यान रखेंगे हाल ही में शिव नरवाले ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आगे, 16 नवंबर 2022 को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया? तो अमेरिका ने। आगे प्रश्न है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो कार्लोस सौरा को। आगे प्रश्न है नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किस नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो डॉक्टर अरविंद विरमानी को। आगे प्रश्न है उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से कहां स्थानांतरित किया जाएगा? देखिए, ये एक बड़ा इनिशिएटिव कहेंगे हम इसको, तो ये हल्द्वानी में। आगे प्रश्न है व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अभिजीत बोस। आगे है किस देश ने भारतीय पेशेवरों के लिए 3000 वर्क वीजा जारी करने को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन ने। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।